दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में अर्थव्यवस्था का शायद सबसे काला अध्याय मौजूदा वक्त को हम देख पा रहे हैं। आजाद भारत के दौर में भारत के ऊपर कई बार मुसीबतें आई, भारत की इकोनॉमी डगमगाई, स्थिति यह भी हो गई कि सोना तक गिरवी रखना पड़ा। इस देश के भीतर में राजनीतिक अस्थिरता कुछ इस तरीके से कई मौकों पर आई जहां पर इकोनॉमी संभालने की स्थिति में राजनीतिक सत्ताएं नहीं थी। लेकिन आज जब पन्नों को पलटते हैं तो शायद भारत के इतिहास में ऐसा काला अध्याय कभी नहीं रहा जब जीडीपी की विकास दर -7.3% पर आ गई। -7.3% का मतलब यह नहीं है कि अब अगले बरस से परिस्थिति सुधर जाएगी। हो सकता है आंकड़ों के हेरफेर में आपको फिर से कुछ चकाचौंध नजर आने लगे, लेकिन आज हमें लगता है कि इस विकास दर और जीडीपी के आश्रय ही इस देश की उन परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति है जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पूरी राजनीतिक ताकत के साथ सत्ता में मौजूद हैं। उन्होंने आर्थिक नियम कायदों को भरपूर बदला है, 250 से ज्यादा नियम खत्म कर दिए, लगभग 75 से 78 नए नियम लाए गए। इस दौर में कॉरपोरेट के लिए, बैंक के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और स्टार्टअप के लिए कितने कानून बने, कितना पैसा बहाया गया। बैंक तक कंगाल होने की स्थिति में आ गए। आरबीआई सबसे ज्यादा पैसा इसी दौर में सत्ता को दे रहा है, यानी मोदी सत्ता को देता नजर आया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर अर्थव्यवस्था का यह काला अध्याय शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें लगता है कि आज आपको आजाद भारत के हर पहलू को समझते हुए मौजूदा वक्त को जरा देखना होगा, क्योंकि अभी भी जिन नीतियों को अपनाया जा रहा है और उन नीतियों के आश्रय जिस रिफॉर्म का जिक्र हो रहा है वह रिफॉर्म नहीं, एक विनाश की एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें किसान भी सड़क पर खड़ा है। और आपको जानकर हैरत होगी, पूरे बरस हर क्वार्टर में भारत की जीडीपी हमेशा अगर नीचे गोते लगाती रही तो उसे बचाने वाली सिर्फ एग्रीकल्चर रही, यानी खेती ही रही, जिसने इस देश की जीडीपी को जो भी है उसे बचाया। रोजगार में कुछ भी उसने हिम्मत दिलाई, एक्सपोर्ट में उसकी जरूरतें बाकी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हावी हो गई। एग्रीकल्चर ने बताया और एग्रीकल्चर से जुड़े किसान आज की तारीख में सड़क पर खड़े हैं। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि हम तो रिफॉर्म कर रहे हैं। तो रिफॉर्म का चेहरा उन्होंने इंडस्ट्री के क्षेत्र में किया, कॉरपोरेट के क्षेत्र में किया, मैन्युफैक्चरिंग में किया, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में किया। वो सारी चीजें ढहती चली गई, लेकिन एग्रीकल्चर बचा रहा, जिस पर सबसे कम खर्च किया गया, जिस पे सबसे कम रियायत दी गई, जिस पे बैंकों ने भी लोन लौटाने की स्थिति से इनकार कर दिया। हमें लगता है कि आज इन पन्नों को समझिए और टटोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भारत के भीतर युद्ध की परिस्थिति बनी 1961, 1975 याद कीजिए। भारत की इकोनॉमी ऐसे डामाडोल नहीं हुई, इमरजेंसी लगी ऐसे डामाडोल नहीं हुई। भारत के सामने अंतर्राष्ट्रीय मंदी जिस रूप में 2008 में सामने आई, लेकिन उसकी स्थिति से भी उस दौर के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उभार लिया था। हर क्षण को अगर देखते चले जाइए और आजादी के बाद से स्थिति को जब आप देखना शुरू करेंगे तो 1961 का वार सबसे बड़ी संकट के तौर पर भारत के सामने था, जब चीन से युद्ध हो रहा था। उस समय भी भारत की जीडीपी 3% प्लस में जा रही थी। उसके बाद 1965 में पहली बार संकट, जब नेहरू नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, वह भी हिम्मत नहीं आ रहे। उन्होंने सोचा इस देश के एग्रीकल्चर से ही इस देश की इकोनॉमी को संभाला जाए, संवारा जाए। तभी उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। उस वक्त को दुनिया का कोई देश भारत का साथ नहीं दे रहा था, और उस वक्त 1965 में पहली बार -2.64 जीडीपी की विकास दर नीचे चली गई। वो पहली परिस्थिति थी। दूसरी परिस्थिति भारत के भीतर राजनीतिक अस्थिरता के साथ 1979 में आती है। मोरारजी देसाई उस साल पद से हटते हैं, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, राजनीतिक घटाटोप था, जनता पार्टी की सरकार थी। और फिर जनवरी के बाद इंदिरा गांधी, 1980 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है, लेकिन 1979 की जो जीडीपी की विकास दर थी वो -5.24 थी। लेकिन आज हमने उसको भी पार कर लिया। हमारी जीडीपी -7.23 है। और यहीं से वो सवाल शुरू होता है, जब इतिहास के पन्नों में ऐसी परिस्थिति कभी आई ही नहीं कि जीडीपी की यह स्थिति हो जाए, तो क्या यह माना जाए
इस वक्त जो भी नीतियां अपनाई जा रही है उसमें अर्थशास्त्रियों की भी नहीं सुनी जाती है, या अर्थशास्त्री भी ऐसे रखे जाते हैं जो सिर्फ सत्ता की सियासी और राजनीतिक जरूरतों को पूरा कर सके। हमें लगता है यह बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्थशास्त्री को भारत सरकार खुद तो अर्थशास्त्री है नहीं, प्रधानमंत्री मोदी तो अर्थशास्त्री है नहीं, जाहिर है अर्थशास्त्रियों की एक टीम रहती है जो सलाह देती है। उन सलाहकारों में याद कीजिए शुरुआती दौर में कौन था, अरविंद सुब्रमण्यम। उनकी एक किताब है, इस किताब को मौका मिले तो जरूर पढ़िए, क्योंकि इस किताब के भीतर उन्होंने एक चीज का जिक्र किया है। वो भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार थे, जेटली साहब के नजदीक हुआ करते थे, इसीलिए वो हार्वर्ड से छोड़कर यहां आ गए थे, वहां पढ़ा रहे थे, लेकिन सोचा इस देश के साथ जुड़ा जाए, अपना देश है। उन्होंने जब देखा डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी की परिस्थिति, तो उन्होंने इस किताब के भीतर लिखा, मैं नॉर्थ ब्लॉक में बैठा था, रात के 8 बजे थे, बहुत कम कमरों में रोशनी थी, लेकिन मुझे लगा ये कैसा अंधेरा है, ये डिमोनेटाइजेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी। और उसके बाद पूरे उन्होंने स्थिति को लिखा और उसके बाद उन्होंने सरकार का साथ छोड़ा। और ये सारी चीजें, इसका मतलब है अर्थशास्त्रियों की भी अगर इस दौर में नहीं सुनी जा रही और सारे काम राजनीतिक तौर पर लिए जा रहे हैं और अर्थशास्त्री भी राजनीति को साधने के लिए कर रहे हैं, तो यहां से एक दूसरा सवाल आता है कि इस दौर को लेकर क्या आने वाले वक्त में कोई व्हाइट पेपर जारी नहीं होगा जो बतलाएगा कि भारत में जो काला अध्याय अर्थव्यवस्था को लेकर था उस वक्त कौन कौन सी नीतियां अपनाई जा रही थी। क्योंकि जब हम इस बात का जिक्र आपसे करने जा रहे हैं तो आपको जानकर हैरत होगी कि भारत के भीतर में इस नेगेटिव जीडीपी को बचाने की परिस्थिति में और पॉजिटिव कुछ रहा तो वह सिर्फ एग्रीकल्चर का सेक्टर है। भारत का कोर सेक्टर, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, भारत का सर्विस सेक्टर, सब कुछ ढह गया, बचा सिर्फ एग्रीकल्चर। इसके मतलब क्या है, इसके मतलब और मायने समझने से पहले एक स्थिति देख लीजिए कि इस देश के भीतर की स्थिति बनी क्या। कोर सेक्टर में जो 8 प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, नेचुरल गैस होते हैं, कोल होता है, फर्टिलाइजर होता है और क्रूड ऑयल होता है। इसमें से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो पॉजिटिव में हो, सभी नेगेटिव में। -6.4 क्रूड ऑयल है तो सबसे कम -4.5 फर्टिलाइजर है, मैक्सिमम 82.8 और 85.2% स्टील और सीमेंट है। यह माइनस में इस देश के भीतर में। अब यहां से सवाल शुरू होता है कि अगर कोर प्रोडक्ट्स का यह हाल है तो ऐसे में इस देश के भीतर में तो रोजगार कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं है। इस देश के भीतर में महंगाई चरम पर होगी, चरम पर है। इस देश के भीतर में कंज्यूमर की जेब में पैसा ही नहीं होगा तो पैसा ही नहीं है। इस देश के भीतर में जो आम नागरिक है उसने जो भी पैसा बैंकों में जमा कर रखा होगा या भविष्य निधि का होगा वो उसको निकाल रहा होगा, यकीनन वो उसको निकाल रहा है और यह तादाद करोड़ों में पहुंच गई है। इन सारी परिस्थितियों के भीतर अनएम्प्लॉयमेंट इस हद तक बढ़ता चला गया कि अब यह कहना पड़ रहा है इस देश में 2 ही सेक्टर बचे हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आईटी सेक्टर, जहां पे और कम्युनिकेशन में आपको कुछ नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद सबसे ज्यादा रोजगार कहीं पर है तो वह एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है। वह आपको ग्रोसरी की दुकान खोलने को लेकर है, सब्जी फल बेचने को लेकर है, राशन का सामान बेचने को लेकर है। गांव में खेती और हॉर्टिकल्चर और छोटे धंधे जो हैं वही बच पा रहे हैं। इस स्थिति में भारत की जीडीपी या भारत की इकोनॉमी को लाकर खड़ा कर दिया गया है। और तो और जो फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स एंड कॉमर्स जो है उसकी रिपोर्ट बतलाती है कि स्थिति यह हो गई है कि 70% तक जो कॉन्फिडेंस था इंडस्ट्री का वो खत्म हो गया। उसकी वजह बेरोजगारी है, उसकी वजह कमाई कम होना है, उसकी वजह धंधे चौपट होना है, उसकी वजह मांग का कम होना है। और गांव को लेकर जो भी जरा भी दिखाया जा रहा है, फिक्की की राय तो अपने तौर पर यह भी बनती है कि वो फॉल्स सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा रहा है, वहां भी एम्प्लॉयमेंट बचा नहीं है। सवाल यह है कि इन सब के बीच में इस 1 बरस के भीतर में 76 लाख लोगों ने, जो सैलरी क्लास थी, जो वर्कर्स थे, उन्होंने पैसा निकाल लिया बैंक से। और ये जो पैसा निकाला गया वो 18,700 करोड़ है। इसमें से जो 76 लाख हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ इस साल जनवरी से मई के बीच में लगभग 20 लाख लोगों ने पैसे निकाले। उससे पहले चले जाइएगा फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, तो लगभग 50,67,000 लोगों ने पैसे निकाले। यह एक इकोनॉमी का एक ऐसा ढांचा है
लेकिन इस इकोनॉमी को खेती ने बचाया हुआ, इस बात को ध्यान सरकार बताएगी नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया कहने से चूकेगा। और यह बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस दौर में भी एग्रीकल्चर ने कैसे चीजों को संभाला है। हम इस बात का जिक्र इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इस सेक्टर में जिस वक्त -7.3 जीडीपी की ग्रोथ रेट है, अगर आप उसको परखना शुरू कीजिएगा तो शुरुआत होती है अप्रैल 2020 से। अप्रैल 2020 आपके जहन में लॉकडाउन आएगा, कोविड महामारी आएगी जो पहली लहर आई थी। अप्रैल से जून तक -24.4% जीडीपी उस पहले क्वार्टर में नीचे चली गई थी, लेकिन एग्रीकल्चर 3.4% पॉजिटिव था। अकेला सेक्टर एग्रीकल्चर 3.4% के साथ। जुलाई से सितंबर तक 2020 में आइएगा -7.4 पर आई जीडीपी। उस वक्त भी 3.4% ग्रोथ के साथ एग्रीकल्चर आगे बढ़ रहा था। अक्टूबर से दिसंबर तक पहली लहर खत्म हो गई, दूसरी लहर आई नहीं थी, स्थिति अनुकूल हो रही थी, तो 0.5% भारत की जीडीपी ग्रोथ थी। लेकिन उस वक्त एग्रीकल्चर की ग्रोथ 4.5 पे चली गई और उफान पर चली गई। और जनवरी से मार्च जो पहले सेकंड लहर कोविड की जो से ठीक पहले की है, 1.6% भारत की जीडीपी की ग्रोथ थी, लेकिन एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो थी वह 3.1% थी। यानी एवरेज जब आप पूरे साल का निकालते हैं तो -7.3% आपके ऊपर आता है जीडीपी का ग्रोथ, लेकिन एग्रीकल्चर का आता है 3.6। सवाल यह नहीं है कि इस दौर में एग्रीकल्चर ने चीजों को कैसे बचा लिया, सवाल यह है कि इस देश के भीतर में बाकी जो भी चीजें थी, चाहे वो मिनरल्स का जिक्र हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का जिक्र हो, या सभी कमोडिटीज का जिक्र हो, सभी नेगेटिव में। कोई -1.2, कोई -2.3, सारी चीजें इस दौर में जो भी बिक रहा था सामान, सिर्फ फूड मटेरियल ही था जो कि ग्रोथ रेट जिसकी 5.7% थी। वह फूड सीधे सीधे उस एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है जिस एग्रीकल्चर में सरकार रिफॉर्म करना चाहती है। 5 जून 2020 को पार्लियामेंट ने मोहर लगाई थी 3 कानूनों को लेकर और एमएसपी पे कोई वादा ना करने को लेकर। आज हम फिर से जून में ही खड़े हैं। तो इस 1 बरस के भीतर में इस देश को अगर कुछ बचा रहा है तो एग्रीकल्चर बचा रही है। तो फिर आपने जो भी रिफॉर्म इस देश के तमाम सेक्टर्स को लेकर किया, चाहे कॉरपोरेट के लिए व्यवस्था कर दी कि जो भी दिवालिया होगा उसके लिए आपने एनसीएलटी बना दिया अपने तौर पर, बैंकरप्सी के लिए कानून बना दिया, आपने तमाम तरह की व्यवस्थाएं की कि हम तमाम नियम हटाएंगे और नियम हटाने के साथ चीजों को डेवलप करेंगे। सरकार ने चाहा कि इस देश का हर नागरिक टैक्स दे, डायरेक्ट टैक्स दे। सरकार ने चाहा इस देश में हर चीज को मोनेटाइज कर दिया जाए, हर चीज की कीमत होनी चाहिए। लेकिन सरकार यह नहीं समझ पाई कि वो जो करने की दिशा में बढ़ पा रही है उसका अल्टरनेटिव क्या दे रही है। इस देश के भीतर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए 90% लेबर हैं। उस 90% में से आज की तारीख में 70% तक लेबर के पास कोई काम नहीं है। वह अपने आप को कहां पर इस देश में खड़ा करेगा, और वह आखिर में उसी परिस्थिति में जाकर खड़ा होगा जहां पे सरकार कहेगी मुश्किल है, हम 5 किलो अनाज दे देते हैं। लेकिन फिर अगला सवाल आएगा, यह अनाज भी तो उसी खेत और उसी किसान के जरिए आ रहा है जो किसान सड़क पे आज की तारीख में आंदोलन करते हुए कह रहा है इस रिफॉर्म को वापस ले लीजिए। यह रिफॉर्म हमारे लिए नहीं है, यह रिफॉर्म उस इकोनॉमी के लिए है जो पैसे से पैसा बनाती है। हम तो मेहनत से पैसा बनाते हैं, और आप पैसे से पैसा बनवाने के लिए जो रिटेल सेक्टर और गोडाउन्स तक कॉरपोरेट के हवाले कर रहे हैं, अंबानी अडानीज को दे रहे हैं, उस पर रोक लगाइए। जमाखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, उस पर रोक लगाइए। क्योंकि ये सारी चीजें अगर कॉरपोरेट इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई थी तो इस दौर में वो नेगेटिव में क्यों चली गई। अगर ये रिफॉर्म की स्थिति को आप उस इकोनॉमी को एग्रीकल्चर से भी जोड़ना चाहते हैं तो कोई जवाब सरकार देती नहीं है इस पर। सरकार सिर्फ ये कहती है, उसके लिए एक रिफॉर्म शब्द है। वो जान नहीं पा रही है कि पैसे से पैसा बनाने की परिस्थिति में नियम कानून और इस देश में विधेयक पास करना और कानून बना देना यह रिफॉर्म नहीं है, और यह इकोनॉमी को मजबूत करने की स्थिति भी नहीं है। इसीलिए हमें लगता है कि इसके अगले हिस्से पर जब आप आएंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि इस देश के भीतर में इस 1 साल में हर चीज का प्रोडक्ट जो भारत एक्सपोर्ट करता था वो कम होता चला गया, लेकिन एग्रीकल्चर ने इस एक्सपोर्ट सेक्टर को भी बचा लिया।
भारत के भीतर में जितना एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर का इस दौर में हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। भारत के भीतर में एग्रीकल्चर ने अपनी ताकत, यहां के किसानों ने अपनी ताकत से इस इकोनॉमी को बचा लिया है। क्या मोदी सरकार इसे मानेगी या इस पर खामोशी बरत लेगी? क्योंकि सरकार कहीं आंकड़े क्या कहते हैं यह भी देख लीजिए। इस दौर में ओवरऑल जो एक्सपोर्ट हो रहा था, जितना भी व्यापार हो रहा था, उसमें 7.2% का घाटा, यानी वो नेगेटिव चला गया एक्सपोर्ट में। लेकिन एग्रीकल्चर का इस एक्सपोर्ट जो था वो पिछले साल यानी कोविड से पहले की परिस्थिति में 17.5% उसने उछाल की, $41.8 बिलियन, यानी इस देश के भीतर में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर को लेकर सिर्फ इस एक साल में भारत ने किया, जिस दौर में तमाम एक्सपोर्ट्स रुक गए थे। लेकिन हमको लगता है यहां एक चीज और समझनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम एग्रीकल्चर का जिक्र करते हैं उसमें एक चीज समझिए कि मनमोहन सिंह के दौर में, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता गई और मनमोहन सिंह आए, उस समय भारत एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट कर रहा था, कुल एक्सपोर्ट 54,726 करोड़ था 2004 में। मनमोहन सिंह ने 10 साल की सत्ता में इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट की स्थिति को लाकर खड़ा कर दिया 54,000 करोड़ से 3,14,000 करोड़ पर। यह हम आपका आंकड़ा 2013-14 का बता रहे हैं। उसके बाद से आज की तारीख में जो 3,14,334 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था, 2021 में भी सरकार जो सबसे मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, उसकी तुलना में वह अब भी कम है, वो 3,03,941 करोड़ तक हुआ है। वजह क्या है? वजह यह है कि सरकार धीरे धीरे इस देश के एग्रीकल्चर को अगर कॉरपोरेट के हाथ में सौंप रही है, तो इसका दूसरा हिस्सा यह है कि इस दौर में बाहर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मंगाने की दिशा में सरकार की पॉलिसी बनने लगी। यानी एक तरफ आपके पास जीडीपी को बचाने के लिए पूरी जो मार्केट इकोनॉमी थी वो ध्वस्त हो गई, जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग और कोर सेक्टर था वो ध्वस्त हो गया। यानी मोदी के अर्थशास्त्र में ढहते हुए इन तमाम सेक्टरों का असर इस देश के लगभग 3.5 करोड़ लोगों पर चाहे अनचाहे पड़ा ही। जो संगठित और असंगठित क्षेत्र से जुड़े थे, जब ये पूरा कोर सेक्टर बैठ गया तो उनके पास काम नहीं, क्योंकि इस सेक्टर के बैठने का मतलब इतनी बुरी स्थिति थी, खासतौर से सीमेंट और स्टील, जहां पर 80% से ज्यादा नेगेटिव स्थिति आ गई। उसके बाद जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पर तकरीबन 20 से 25% के बीच की स्थिति आ गई। जो कोल और नेचुरल गैस की स्थिति है, वहां पर 15 से 19% के बीच की नेगेटिव स्थिति आ गई। इन स्थितियों से जो भी प्रभाव पड़ा, लेकिन सवाल तो उस इकोनॉमी का है जिसमें इस पूरे देश के अक्स को देखना होगा। लेकिन मनमोहन सरकार से हटकर मोदी सरकार की नीतियों ने इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के पैरेलल में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का ही इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। और उसका डाटा भी बेहद खतरनाक है, क्योंकि मनमोहन सिंह के काल में मैक्सिमम इंपोर्ट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का हुआ था वह सन 2013-14 में हुआ था, 1,12,933 करोड़। लेकिन मोदी सरकार में यह और आगे बढ़ते हुए 2016 में 1,86,486 करोड़ पर पहुंच गया। और पिछले साल जिस वक्त ये 3 कानून लाए गए, 5 जून 2020 को यह 3 कानून ला गए एक रिफॉर्म के नाम पर कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम रिफॉर्म करेंगे। लेकिन उससे ठीक पहले भारत के भीतर में एक्सपोर्ट जो हो रहा था, जो इससे पहले 3 लाख करोड़ तक छूता था, वह घटकर 2,58,000 करोड़ हो गया। और इंपोर्ट जो है वह बढ़कर 1,58,964 करोड़ हो गया। यानी एग्रीकल्चर को भी खत्म करने की परिस्थितियों में देश की एक आर्थिक नीति आकर खड़ी हो जाए। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना भर है, क्या वाकई सरकार अर्थव्यवस्था को संभालना जानती है? क्योंकि बीते 70 साल में, आजादी के बाद से इस देश में किसानों पर जो कर्ज माफ किया गया, वो राज्य के द्वारा हो, केंद्र के द्वारा हो, अगर जो लोन लिया गया, कर्ज माफी की गई, 2008 में मनमोहन सरकार ने की थी, फिर उसके बाद इधर मोदी सरकार ने एक बार की, फिर राज्यों ने की, सबको अगर आप जोड़ भी दीजिएगा तो 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा ये नहीं बनता है। 2,14,000 करोड़
लोन और कर्ज माफ किसानों का किया गया, लेकिन इसी दौर में कॉरपोरेट को दिए गए लोन को जो राइट ऑफ किया गया वही 8 लाख करोड़ से ज्यादा का है। एनपीए जो है आपका 10 लाख करोड़ को छू रहा है। आपकी इकोनॉमी संभलेगी कैसे? शायद इसीलिए आखिर में सबसे बड़ा सवाल हमें लगता है कि यही हो चला है कि जिस देश में जीडीपी बचा रहे हैं किसान और खेती, उसी खेती में सुधार सरकार क्यों करना चाहती है? जिस देश में किसान अर्थव्यवस्था को संभाल रहा है, उसी देश में किसान सड़क पर क्यों खड़ा है? साल भर इकोनॉमी डगमगाती रही, लेकिन खेती पॉजिटिव में कैसे रह गई? उसमें सरकार का योगदान जबकि शून्य है। इतना ही नहीं, जो भी कॉरपोरेट का लोन था, जो भी इंडस्ट्री के द्वारा लोन लिया गया था, उसकी तुलना में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों को जो परसेंटेज दिया गया वह 10% भी नहीं बैठता है, 8.75% बैठता है। इतना कम लोन एग्रीकल्चर से जुड़े लोगों को दिया गया। और इस दौर के भीतर में जो भी जनता के सामने मुश्किल आती चली गई और जब सारी चीजें नेगेटिव में होती चली गई, तो एग्रीकल्चर ने अगर खेतीहर इलाकों में मनरेगा के जरिए स्थिति टटोली, मजदूरी के हिसाब से टटोली, और शहरों में जो ग्रोसरी थी, जो रिटेल सेक्टर, जो सब्जी भाजी तक बेचने की परिस्थिति में आ गया, उस सेक्टर का लाभ हो गया। यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से हटकर आप जब कहीं नहीं टिकते हैं, तो आखिरी सवाल यही है कि सरकार की नीति इस देश को एक ऐसे बाजार में तब्दील कर देना चाहती है जहां के मिनरल्स तक उस पैसे वाले के पास हो, जहां पर एग्रीकल्चर भी उस पैसे वाले के इशारे पर चले, जहां के पूरा कोर प्रोडक्ट भी उस पैसे वाले के इशारे पर चले, और जिंदगी जीने की न्यूनतम जरूरतों से जुड़ा हुआ, चाहे वो रेल हो, हवाई जहाज हो, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो सब कुछ जब निजी हाथों से जुड़ेगा, तो वह पैसा लगाएगा और पैसे से पैसा बनाएगा। और पैसे की प्रक्रिया में इस देश के भीतर में जो गरीब है, जो निम्न मध्यम वर्ग का तबके का है और मिडिल क्लास, इस पूरी परिस्थिति में ध्वस्त हो जाएगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए एक आखिरी बात, -7.3 जीडीपी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, एक नंबर नहीं है। ये आने वाले वक्त में इससे सुधार के लिए हो सकता है सरकार कभी यूपी इलेक्शन के मद्देनजर कुछ नए आंकड़े दे दे, लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर दूसरे कोई बड़े आंकड़े दे दे, लेकिन देश के भीतर की परिस्थिति यह है कि इस देश के भीतर में से हर 100 लोगों में 23 लोग बेरोजगार हैं। इस देश के भीतर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हर 100 लोगों में लगभग 70 लोगों के पास काम नहीं है। यह है वह इकोनॉमी जिसका व्हाइट पेपर लेकर आने की जरूरत है, और इस देश के इकोनॉमिस्ट अगर भिड़ जाए तो वो लेके लाना चाहिए और बताना चाहिए कि इस देश को क्या अंधेरी गर्त में ढकेला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।